नमस्कार रेखा जी। हाँ, आज आज मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। मैं सुबह से क्लास भी ऐसे ही ली है, पता नहीं वजह से क्या प्रॉब्लम है, आज नहीं हुआ है। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। चलिए, मुझे लगता है दिव्या जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करता हूं। आज के वातायन के इस 93वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमें सभी को अवगत है कि वातायन पिछले 2 वर्षों से हर सप्ताह इसी तरह की गोष्ठियां करता है, जिसमें हम किसी साहित्य के पुरोधा को याद करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। कभी किसी गीत श्रृंखला का ये हिस्सा होता है, कभी नव लेखकों, नव रचनाकारों को यह पटल अपने आप में अनुग्रहित करता है। इसी श्रेणी का आज यह स्मृति एवं संवाद श्रृंखला का 21वां संस्करण है, जिसमें हम महान कवि, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रघुवीर सहाय जी की स्मृति में संवाद करेंगे। और इसमें जो हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम को समन्वित करने के लिए, वे हैं प्रोफेसर रेखा सेठी जी। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में लेखक, समीक्षक, अनुवादक और इस श्रृंखला की, वातायन श्रृंखला की समन्वयक हैं, अध्यक्ष हैं। अरविंद त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ होंगे, जो समकालीन साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक और दशकों से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका रही है उनकी। और इनके साथ ही जो हमारे तीसरे वक्ता होंगे, वे हैं डॉक्टर पंकज कुमार बोस जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं और हिंदी आलोचना पर उल्लेखनीय कार्य करते हैं। तो आइए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप अपने, दिव्या जी आप जुड़ चुके हो, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें? मैं बस ये कहना चाहती थी कि मेरे ख्याल से YouTube पर हमारे साथ आज हेमा सहाय सिंह जी भी है, जो मशहूर अभिनेत्री और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्राध्यापिका है। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो चाहते थे वो जूम पे जुड़े और कुछ कहे तो बहुत अच्छा लगता। और एक खुशखबरी और देनी थी कि रेखा जी, अब उन्हें प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत किया गया है, जिसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। रेखा जी, आपको मंच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। हर बार जब वातायन का कार्यक्रम होता है तो एक अतिरिक्त उत्साह होता है, क्योंकि क्लासरूम में किसी कवि पर बात करने से ज्यादा चुनौती भरा होता है जब हम एक आपसी बातचीत के माध्यम से वातायन के मंच पर और ऐसे विज्ञ सुधीजनों के बीच, जिनको कवियों को जानने की इतनी इच्छा आकांक्षा है, जो इतने मन से सब सुनते हैं, उनके बीच उस कवि को लेकर आना, उनसे परिचय कराना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। जितने भी कड़ियां स्मृति और संवाद में हुई है, मेरी स्मृति में भी वे सब अविस्मरणीय बन गई हैं। और आज मेरे जो दो साथी रघुवीर सहाय जी से हमारा परिचय कराएंगे, वे आलोचक, समीक्षक, प्राध्यापक, प्रोफेसर सब हैं, लेकिन उससे बढ़कर वे सहृदय विद्वान हैं, जो अपनी पहली भूमिका पाठक के रूप में मानते हैं। तो मैं स्वयं अपने आप को कविता का एक अदना सा पाठक महसूस करती हूँ, और इसीलिए हमारे गुरु रहे हैं प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी, जिनसे मैंने कविता पढ़ी। उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र दिया था कि कविता से सवाल करो, कविता जवाब देगी। अक्सर हमारे मन में ये सवाल रहता है कि इस कविता को कैसे पढ़ें। तो रघुवीर सहाय की कविता इस तरह का परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित करती है कि हमारे सामने ये चुनौती रहती है कि आजादी के बाद का ये कवि
जब ऐसे परिदृश्य में कविता रही थी कि आसपास आशा से भरा हुआ जन समाज था, लोकतंत्र से बहुत सी अपेक्षाएं थी, और फिर ऐसा दौर जल्दी ही सामने आया जबकि लगा कि ये सारी आकांक्षाएं टूटकर बिखर रही हैं। तब एक कवि के रूप में रघुवीर सहाय ने सत्ता और व्यवस्था से जिस तरह की जवाबदेही मांगी और जिस सामाजिक विद्रूपताओं को जिस तरह से प्रस्तुत किया, वो बहुत मुक्तिबोध की याद दिलाता था, और उनके समकालीन और उनसे कुछ पहले के नागार्जुन, धूमिल, इन सब की याद भी दिलाता था। तो रघुवीर सहाय की कविता की इस परंपरा में जहां एक कवि सामाजिक सचेतता के साथ सत्ता विरोध में खड़ा होता है, ताकत सहाय की कविताओं पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले अपने दोनों साथियों को इसमें जोड़ती हूँ। सबसे पहले मेरा अनुरोध होगा अरविंद त्रिपाठी जी से। अरविंद त्रिपाठी जी एक बहुत लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे हैं, जहां रघुवीर सहाय जी के साथ कुछ समय बिताने का, उनके साक्षात्कार लेने का भी। तो एक व्यक्ति के रूप में जब आपने उन्हें जाना पहले, तो एक कवि के रूप में जाना था, तो वो सब एक साथ कैसे जुड़ता था, कैसे रघुवीर जी आपके सामने आए? जी रेखा जी, सबसे पहले तो रघुवीर सहाय जी की स्मृति को नमन करता हूँ, और हमारे जितने भी साथी इससे जुड़े हुए हैं, बोस जी, आप और मैडम जो सुदूरवर्ती जगह से जुड़ी हुई हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, रघुवीर सहाय जो है वो, जैसा कि आपने अपनी आरंभिक बातचीत में कहा है कि वो आजादी के बाद का जो दौर है, वो खासतौर से कविता के क्षेत्र में देखा जाए तो वो नई कविता का दौर है, और दूसरा सप्तक से ही नई कविता का दौर आरंभ होता है, और उसके वो केंद्रीय कवि है रघुवीर सहाय की। ये आपने ठीक याद दिलाया कि रघुवीर सहाय की जो कविता है वो भोग विलास की कविता नहीं है, वो हस्तक्षेप की कविता है। और उनकी कविता के जो एक पाठक के तौर पर मैंने जो अनुभव किया कि उनकी कविता के जो 3 वलय हैं, एक तो लोकतांत्रिक समाज, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के वो पक्षधर हैं, और जो जब भी लोकतंत्र पर हमले होते हैं तो उसका वो तीव्र प्रतिकार करते हैं। दूसरी एक खास बात ये भी है कि आप देखिए कि उस दौर में, बल्कि आज मैं उन्हें फिर पढ़ रहा था तो मैंने ये अनुभव किया कि वो स्त्री जीवन की मुक्ति के भी उस दौर में पहले कवि हैं। निराला के बाद अगर देखा जाए तो स्त्री जीवन के मुक्ति के प्रश्न को, और जितनी हमदर्दी और जितनी तन्मयता और जितने स्वाभिमान के साथ रघुवीर सहाय ने स्त्री को जगह दिया अपनी कविता में, वो बेमिसाल है। बच्चों को जितनी तवज्जो उन्होंने दिया है। तीसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, उनकी कविता के जो वितान है, उसमें इस देश के साधारण जीवन को पकड़ने की उस दौर में रघुवीर सहाय ने जो है वो, मुझे लगता है मुक्तिबोध की जो परंपरा है उसके वो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। और आज आप देखिए कि इधर की जो 30-40 साल की कविता आगे बढ़ी है, अगर आज आपसे पूछा जाए कि किस कवि ने सर्वाधिक कई पीढ़ियों के कवियों को प्रभावित किया है, तो उसमें रघुवीर सहाय
मेरा ख्याल है कि पहले नंबर पर आए। रघुवीर सहाय का सबसे ज्यादा असर 8वें दशक की कविता पर भी दिखाई देता है, 9वें दशक और कमोवेश आज भी जो नई पीढ़ी के लोग लिख रहे हैं उनमें भी रघुवीर सहाय की कविता के तत्व और सरोकार जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया, विचारों के क्षेत्र में आप देखिए तो वो समाजवादी विचारधारा के कवि हैं। जी त्रिपाठी जी, मुझे उनकी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। जी 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 जी, आप देखिए उस तो दौर में जो बातें आपने कही लगभग वो इसी में, इन पंक्तियों में जैसे कि सचेत हो जाती है। और एक कार्यक्रम हमने मुक्तिबोध पर भी किया था, तो सबको याद होगा कि जैसे मुक्तिबोध बार बार अपनी भूमिका तलाश रहे हैं, तो ठीक उसी तरह मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय के चिंतन में उनकी जो अप्रोच है उसमें थोड़ा अंतर तो जरूर है, लेकिन यहाँ भी वो कहते हैं कि और कुछ ना हो, अगर व्यवस्था का तिलस्म ना भी टूटे तो मेरे भीतर का कायर टूटेगा। अब मैं पंकज बोस जी से, पंकज जी जुड़े हुए हैं ना? जी मैं जुड़ गया हूँ। हाँ मैं जुड़ गया हूँ। हाँ पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप एक तरह से हमारे बहुत ही युवा साथी हैं, तो हमारी पीढ़ी ने शायद कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, वो सारे परिवर्तन होते हुए देखे हैं, लेकिन आप उस समय युवा हो रहे थे जबकि भूमंडलीकरण का दौर आ चुका था और एक नए किस्म का उपनिवेशवाद चल पड़ा था, सत्ता का प्रारूप बदल गया था। तो ऐसे नए समय में मीडिया की चकाचौंध ने सब कुछ को ग्रस लिया था। तो आप एक पाठक की तरह जब रघुवीर सहाय से जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और इस मंच के लिए मैं आभारी हूं। मुझे लग रहा है कि अलग अलग जगहों से बहुत सारे विशिष्ट श्रोता हैं और पाठक हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो मैम, जहां तक आपने पाठक के बारे में बात की, और जब हम लोग का पढ़ने का और लिखने का समय था, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ पहले म्यूट हो गया था, ठीक है। हाँ, तो मैंने एक चीज ये लक्षित किया कि जो हमारी पीढ़ी के युवा साथी हैं, युवा कवि हैं, लेखक हैं, और खासकर कवि जो जिस ढंग की वो कविताएं लिख रहे हैं, उसमें एक असर, सबसे अधिक असर मैंने रघुवीर सहाय का लक्षित किया, रघुवीर सहाय का और फिर केदारनाथ सिंह का भी। तो बाद में मालूम चला, जब मैंने इस बात को गहराई में लिया कि ऐसा क्या है रघुवीर सहाय में कि बहुत सारे जो युवा कविता के लोग हैं, युवा कवि हैं, वो उनकी जैसी कविता लिखने की कोशिश कर रहे हैं या नकल या अनुकरण कर रहे हैं। तो उनमें एक चीज जो सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट करती है वो है सपाट बयानी। रघुवीर सहाय की कविता में सपाट बयानी। और मैं पाठक के तौर पे जब रघुवीर सहाय से पहली बार जुड़ा, उनकी एक कविता हम लोगों को पढ़नी थी कोर्स में, एमए के कोर्स में, अधिनायक। और उसमें एक लाइन थी कि फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। ये इस तरह की एक लाइन थी उसमें। हमने रघुवीर सहाय को ये देखा कि क्या राष्ट्रगीत को भी ऐसे पढ़ा जा सकता है, राष्ट्रगीत के बारे में इस तरह से क्या सोचा जा सकता है कि उसमें ये हर चरना जिसका गुण गाता है। तो रघुवीर सहाय के यहाँ जो काव्य विषय हैं, राष्ट्रगीत, लोकतंत्र, जैसा कि अरविंद सर ने बताया है, नेता और शासन और जनता के बीच का जो एक अपना संबंध या अंतर्द्वंद है, वो ये तमाम तरह के विषय रघुवीर सहाय लेते हैं। लोकतंत्र के बीच लोकतंत्र की कुछ इस तरह की संवेदनाओं को आवाज देने वाली कविता, वो रघुवीर सहाय की एक बड़ी विशेषता है। दूसरी बात क्या है, वो लोकतंत्र के इन विषयों को जो छूते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसमें कहीं भी कविता के शर्त से परे जाकर के नहीं। उनका, रघुवीर सहाय का ये मानना है कि कविता आम बोलचाल में हो सकती है, संभव हो सकती है,
बिल्कुल, कि जिस तरह से हम सोचते, भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था कि जिस तरह तू सोचता है उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी उससे बड़ा तू दिख। तो मुझे लगता है रघुवीर साहब उसी तरह के कवि हैं कि जिस तरह से हम सोचते हैं कि आपने सोचे हुए को लिख सकते हैं, तो रघुवीर साहब ने अपने सोचे हुए को लिखने की कोशिश की। और यही कारण है कि बाद की परवर्ती पीढ़ी के कवियों ने ये सोच लिया कि हम जैसे भी सोच रहे हैं, जैसे भी लिख देंगे वो कविता हो जाएगी। परवर्ती पीढ़ी की ये जो अनुकरण वाली प्रवृत्ति है वो अपनी जगह है, लेकिन रघुवीर साहब के में यहाँ जो है वो जिस तरह से सोच उस तरह से तू लिख, ये वाली प्रवृत्ति मुझे एक पाठक के रूप में खास तौर पर आकृष्ट करती है उनके यहाँ। जी जी, पंकज जी ने, त्रिपाठी जी बड़ी एक खास बात की तरफ ध्यान दिलाया, उस पर हम बाद में आते, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे दोनों वक्ताओं ने जो पहली पहल टिप्पणियां दी हैं, उसी में ये सारी बात जो रघुवीर साहब की कविता का मर्म है वो बिंदु सारे स्पष्ट हो गए हैं। त्रिपाठी जी के विषय में मैं एक खास बात सभी सुनने वालों से साझा करना चाहती हूँ। त्रिपाठी जी की एक किताब है कवियों की पृथ्वी, जिसमें उन्होंने अनेक समकालीन, अरविंद त्रिपाठी जी आपके विषय में कह रही, जी 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 तो बहुत से कवियों पर टिप्पणियां की हैं और बहुत ही जरूरी मानी हुई टिप्पणियां की हैं, उनकी कविता को गहराई से पकड़ करके उसके मर्म तक पहुंच करके टिप्पणियां की हैं। तो जो बिंदु पंकज जी उठा रहे हैं और जो बात आपने उठाई, तो कुछ उसी तरह से उसी का विकास करते हुए आपको क्या लगता है कि बाकी जो अपने समकाल में रघुवीर साहब सबसे अलग कैसे खड़े हो जाते हैं, और ये जो कविता में उन्होंने संभव बनाया कि एक गद्यात्मकता को संभव बनाया, एक पत्रकार भी थे और पत्रकारिता के साथ वो भाषा चली आई और फिर उससे कई तरह की व्यंजनाएं होने लगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या खास बात है जो रघुवीर साहब को इतना विशेष बनाती है? देखिए, जैसा कि पंकज जी ने भी अच्छी बात कही और मैं उससे सहमत हूँ। देखिए, रघुवीर साहब की जो खासियत है वो ये है कि साधारण जीवन को, आप देखिए एक और बात बड़ी दिलचस्प है रघुवीर साहब के बारे में कि रघुवीर साहब लोक जीवन के कवि हैं, लेकिन ये लोक जीवन ग्रामीण नहीं है, ये सर्वेश्वर का या नागार्जुन का लोक जीवन नहीं है, शहरी जीवन के, भाई अवध क्षेत्र के, लखनऊ के रहने वाले रघुवीर साहब, उनकी पूरी कविता में कहीं भी गांव नहीं है। आप जरा पूरा उनकी कविता का जरा आप सीन देखिए, जितने उनके कविता संग्रह हैं, कहीं भी मुझे गांव नहीं दिखता है। अच्छा, जबकि एक समय में हमारी बहुत सारी आलोचना और मूल्यांकन के जो तरीके हैं वो गांव ग्रामीण जीवन के यथार्थ पर जो कविताएं लिखी जा रही हैं उसको बहुत बड़ा तमगा दिया जाता है। लेकिन देखिए रघुवीर साहब की खासियत के शहरी जीवन, शहर का भी एक लोक जीवन होता है। ये रामदास जो है जिसकी चर्चा आपसे हो रही थी, ये रामदास जो है शहर में रहने वाला एक साधारण आदमी है। उसको आप देखिए रामदास कब लिखा गया, और आप देखिए कि हमारे आज के इधर 30-40 वर्षों में महानगरों में गांव से आए हुए जो साधारण जीवन के लोग हैं कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं और कितनी सारी मुसीबतें वो झेल रहे हैं। रामदास उसका एक प्रतीक है, और कैसे वो मारे जाते हैं, कितना उनका जो है कीड़े मकोड़े की तरह उनका जीवन बना हुआ है। ये एक साधारण जीवन को, मुझे लगता है कि साधारण जीवन को बोलचाल की भाषा में ले जाकर के व्यक्त करने का पहला उपक्रम, देखिए वही बात मुक्तिबोध भी उठा रहे थे, लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ जो है बड़े प्रश्न थे और साधारण बोलचाल की भाषा नहीं है मुक्तिबोध के यहाँ। लेकिन रघुवीर साहब की ये खासियत है कि वो साधारण जीवन को व्यक्त करने के लिए बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब बोलचाल की बात मैं कहता हूं तो आप देखिए रघुवीर साहब को मत भूलिए कि उनके भीतर एक
जितना सजग कवि है, उस सजग कवि को के बगल में बैठा हुआ है एक सजग पत्रकार। पत्रकार अगर वो न होते तो इतने सजग कवि न होते। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, आज ने स्त्री विमर्श को लेकर के हमारे उसमें इतना हल्ला किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि स्त्री जीवन पर उन्होंने कितनी बेहतरीन कविताएं लिखी हैं। एक छोटी सी कविता मैं मित्रों को सुनाना चाहता हूँ कि रघुवीर सहाय ने, आप देखिए कविता कब लिखी है। फर्क, छोटी सी कविता है। 18 बरस की लड़की से यह कहना कि तुम बेवकूफ हो, उसको रिझाना है। 18 बरस की लड़की से यह कहना कि तुम बेवकूफ हो, उसको रिझाना है, पर 38 साल की औरत से यही कहना उसे दुत्कारना है। पर तुम यही कहते रहे हो, कहते रहे हो, स्त्री की उम्र इस तरह इज्जत से शुरू करके अपमान की ओर बढ़ने को बाध्य है। आप देखिए कि इस छोटी सी कविता में रघुवीर सहाय की इतनी हमदर्दी है स्त्रियों की, इतनी हमदर्दी तो हमें किसी, माफ करिएगा रेखा जी, आपने इस पर बड़ा काम किया है, इतनी हमदर्दी उस दौर में किसी कवि में नहीं दिखाई देती है। निराला ने जो है वो ठीक है विधवा पर कविता लिखी, स्त्री के प्रति उनके मन में भी, लेकिन रघुवीर सहाय जी के यहाँ जो हमदर्दी है। और आप देखिए एक छोटी सी कविता विद्यार्थी जीवन से मुझे याद है, बच्चा गोद में लिए बस में चढ़ती हुई एक स्त्री और मुझसे कुछ दूर घिसटता जाता हुआ। आप सोचिए, ये दूर कुछ घिसटता जाता हुआ ये क्या है? ये कवि की वह विकलता है कि कहीं ये बच्चा बस में चढ़ रही है स्त्री और कहीं गिर न जाए। ये हमदर्दी, ये आत्मीयता, ये लगाव, ये स्त्री और स्त्री जीवन के प्रति उनके मन में कितना आदर है। बहुत सारी इसमें कविताएं हैं। आप देखिए लड़कियों पर रघुवीर सहाय ने कविताएं लिखी है। मेरा ख्याल है रेखा जी आप सुनाएंगी। लड़कियों को उन्होंने कविताएं लिखी है। अच्छा आप देखिए, मैं इस प्रस्थान को आगे देखिए, रघुवीर सहाय की परंपरा कैसे बनती है। विष्णु खरे को लीजिए, विष्णु खरे भी अखबार से और खबर से कविता बनाते हैं, और उनके यहाँ भी जो है स्त्री को लेकर के, यहाँ तक कि सोनी रंडी जो उनकी कविता है, वो किस तरह स्त्री की गरिमा को उठाते हैं। और उसके बाद आप देवताले पर आइए, चंद्रकांत देवताले ने पूरा जीवन, उनकी पूरी कविता यात्रा को आप देखिए तो स्त्री और बच्चों पर लिखी है। क्या कविताएं हैं, और वो रघुवीर सहाय की परंपरा मुझे दिखाई देती है। तो ये एक रघुवीर सहाय जी में देखता हूँ कि वो किस तरह व्यंग, विसंगत और विडंबना का सार्थक प्रयोग करते हुए कविता को आगे बढ़ाते हैं। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए रघुवीर सहाय वाक्यों के कवि है। ये एक बुनियादी चीज है। नई कविता के जो उनके समकालीन रहे, और दिनमान के दिनों में श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय स्वयं और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीनों कवि, और तीनों में मैंने सुना है पढ़ती नहीं थी, लेकिन तीनों असाधारण से अपने अपने ढंग से कविता लिख रहे थे। तो देखिए श्रीकांत जी जो है वो शब्दों के कवि है। चले जाओ चकले पर, जहन्नुम में, लाट पर, घाट पर, टाट पर, ये देखिए। और सपाट बयानी की इन्होंने बात की। आप देखिए सर्वेश्वर के यहाँ भी सपाट बयानी है, लेकिन ये दोनों जो है शब्दों के कवि हैं। इवन केदारनाथ सिंह भी शब्दों के कवि हैं, लेकिन रघुवीर सहाय उस दौर में मुझे वाक्यों के कवि लगते हैं। और आज की आप देखिए अधिकांश कविता वाक्यों में लिखी जा रही है। हमारे विनोद कुमार शुक्ल तो वाक्यों के ही कवि हैं। आपके खरे साहब की अभी मैं चर्चा कर रहा था, वो भी जो वाक्यों के कवि,
ये सब रघुवीर सहाय का ही मुझे लगता है परंपरा। आपको याद है उस दौर में एक आईटीओ पुल की कविता दिल्ली में प्रचलित थी। आईटीओ पुल की कविता को माना जाता था कि ये जो है रघुवीर सहाय की परंपरा की कविता है। तो रघुवीर जी में कुछ चीजें तो बड़ी अद्भुत रही हैं, इसीलिए वो अपने समय के जी विदुर कवि हैं और आगे उनकी कविता प्रवाहमान है और कई पीढ़ियां उससे प्रभावित हुई हैं। बड़े कवि का यही काम होता है कि कई पीढ़ियों को अपनी एक पुस्तक लिखने का कारण में जी एक जी जी जगह रघुवीर सहाय जी ने लिखा, हाँ, इंसान और इंसान के बीच एक गैर बराबरी का रिश्ता है। इंसान और इंसान के बीच एक गैर बराबरी का रिश्ता है और इस रिश्ते को कोई आदमी मानता है कि ऐसा ही रहना चाहिए तो वह रचना नहीं कर सकता। यानी रचनाकार होने की पहली शर्त ये है कि आप समाज में जितनी तरह की गैर बराबरी है, आप अभी स्त्री संबंधी उनकी जो कविता सुना रहे थे, तो स्त्रियां शायद संभवतः इसीलिए इतनी कविताएं ऐसी स्त्रियों के विषय में आती हैं जो निरंतर अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं। और केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि जो भी संघर्ष कर रहा है, जो भी उस पूरी व्यवस्था में टूट रहा है, टूट के गिर के फिर से बन रहा है, रघुवीर सहाय उसकी पक्षधरता में खड़े होते हैं। मैंने सोचा था कि स्त्री संबंधी और एक दो कविताएं सुनाऊंगी, लेकिन अब मेरा इरादा थोड़ा बदल गया है। आपने दो एक कविताएं आप सुनाइए, जरूर सुनाइए। नहीं, मैं बड़ी हो रही है लड़की सुनाती, लेकिन अब मैं बड़ा हो रहा है लड़का सुनाती। बड़ा हो रहा है लड़का उन औजारों के बिना जिनसे वह बनाता और तोड़ता हुआ बड़ा होता, वे सिर्फ बड़ा हो रहा है। तो हमारी जो बनने की और बदलने की जो प्रक्रिया है वो भी समाज ने काफी हद तक निर्धारित कर रखी है। और एक कविता जिसका जिक्र त्रिपाठी जी कर रहे थे पहले, जो कि बहुत लोकप्रिय है, संभवतः आप सबने पढ़ी होगी या सुनी होगी, लेकिन फिर भी उसे पढ़ने का मुंह नहीं संवरण कर पा रहे, रामदास। जी जी जी, यदि आप सबकी इजाजत हो तो वो कविता पढ़ना चाहूंगी। जी जी, जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता ये दिया गया था उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया। सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वे बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रखकर के आए लोग, सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ खेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कहे लोग, निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। तो पूरा एक जैसे कहते हैं कि बहुत दिन तक हम विश्वास करते आए कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा, हम आजाद होंगे, जब हमारा संविधान होगा तो हर नागरिक अधिकार हमारा होगा। लेकिन रघुवीर सहाय बड़ी बारीकी से, बिना बंद मुट्ठियों के, बिना नारों के, बिना उस तरह के
प्रतीकात्मक प्रतिरोध के उन सारी स्थितियों को हमारे सामने उजागर कर देते हैं जहां हमें पूरी व्यवस्था का विद्रूप, यानी सब जानते हैं कि उसकी हत्या होगी, तो किसे बुलाया जा रहा है अंत समय में? जिन्हें संशय था। जी जी जी। कविता में नैरेटिव, ये जो कथा है, ये जो किस्सा गोई है, इसे संभव बनाना भी एक जिसे कहना चाहिए कि कविता की जो योजना रही है, कविता का जो शैली शिल्प रहा है, उसे एक प्रस्थान बिंदु की तरह रघुवीर सहाय की कविता से लिया जा सकता है। पंकज जी, आप क्या सोचते हैं इस तरह की कविताओं को लेकर, या फिर आप उनके सौंदर्य बोध में जिस तरह का परिवर्तन आया है और उससे उन्होंने कविता के सौंदर्य बोध को जिस तरह परिवर्तित किया, क्या आप उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ उनका आरंभिक जो संग्रह है, शायद आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, सीढ़ियों पर धूप में सबसे पहला संग्रह उनका है जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और उसकी भूमिका, वो नए साहित्य सृष्टा सीरीज के अंतर्गत वो किताब छपी थी, जिसकी भूमिका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखी थी। मैं उससे एक दो कविताओं को कोट करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि रघुवीर सहाय में ये जो कवि के रूप में उनका एक विकास कैसे हुआ, और जिसे हम कहते हैं कि उनका एक कवि व्यक्तित्व वो किस तरह का है। और जैसे कि अभी अरविंद त्रिपाठी जी ने दो बात बहुत अच्छी कही कि शहर का भी अपना लोक होता है, और इस अर्थ में रघुवीर सहाय लोक जीवन के कवि हैं, एक मार्के की बात है ये। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो वाक्यों के कवि हैं, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। तो वाक्य रघुवीर सहाय के यहाँ कैसे बनते हैं, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो पहला संग्रह है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला ये जो संग्रह इनका है सीढ़ियों पर धूप में, इनमें कहानियां भी हैं, कविताएं भी हैं, डायरी के भी कुछ अंश हैं, और कुछ निबंध या कुछ टिप्पणियां भी हैं। इस तरह का ये संग्रह है, विविध विधाओं वाला संग्रह है। इसमें एक कविता है, मैं कवि के व्यक्तित्व या कवि का जो काव्य व्यक्तित्व बन रहा है, मैं उसका संकेत देना चाह रहा हूं। एक कविता है मेरा एक जीवन है, 1960 ईस्वी का संग्रह है, उसकी कविता है। मेरा एक जीवन है, उसमें मेरे प्रिय हैं, मेरे हितैषी हैं, मेरे गुरुजन हैं, उसमें मेरा कोई अन्यतम भी है, पर मेरा एक और जीवन है जिसमें मैं अकेला हूं। जिस नगर के गलियारों, फुटपाथों, मैदानों में घूमा हूं, हंसा खेला हूं, उसके अनेक हैं नागर, सेठ, म्यूनिसिपल कमिश्नर, नेता और सैलानी, शतरंजबाज और आवारे, पर मैं इस हाहाहुती नगरी में अकेला हूँ। हाहाहुती शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, मुझे पूरी हिंदी कविता में ये शब्द दोबारा कहीं नहीं मिला जितना मैंने पढ़ा है। हाहाहुती, हाहाहुती नगरी में अकेला हूँ। एक और शब्द का प्रयोग किया है, मैं खास तौर पर ध्यान यहाँ दिलाना चाहूंगा। इसी संग्रह में एक कविता है, उसमें इन्होंने कवि धर्म शब्द का प्रयोग किया है। मैंने खुद रघुवीर सहाय के समकालीन किसी दूसरे कवि में ये शब्द नहीं पाया है। कवि धर्म, कवि कर्म शब्द हमने सुना है, लेकिन कवि धर्म शब्द हमने नहीं सुना है। देखिए वो क्या कहते हैं, एक छोटी सी कविता है अर्पित, उसकी अंतिम 3 लाइन है। गमले में उगा नन्ही नन्ही पत्तियों का हरा सजग बिरुवा मुझे शांति देता है। तुम्हें क्या देती है तुम्हारी सेनापतियों, सैनिकों, युद्ध बंदियों की पांति? तुम जिस जीवन में जुटे हो अनुयायियों, उसी में मैं भी अर्पित हूं, अपने कवि धर्म से अपनी ही भांति। रघुवीर सहाय की जो काव्य भाषा है, और इसमें जो आपने अगर वाक्य संरचना पर ध्यान दिया होगा, तो उनके यहाँ उनकी कविता में जीवन का उनका एक अपना संदर्भ है। मुझे 2 बड़े कवि लगते हैं नई कविता में जिन्होंने जीवन को संबोधित किया है, एक रघुवीर सहाय और दूसरे कुंवर नारायण। यानी उनके कविताओं में जीवन के संदर्भ बार बार आते हैं कि वो जीवन से क्या समझते हैं, उनके लिए जीवन के अर्थ क्या है। जीवन को अलग अलग कैरेक्टर में ही केवल नहीं देखना, कुछ वस्तुओं में ही नहीं देखना, कुछ घटनाओं में ही नहीं देखना। एक व्यक्ति का जो अपना निज का जीवन है और एक सार्वजनिक जो जीवन हो सकता है, और जीवन मात्र की जो परिभाषा हो सकती है।
रघुवीर साहब उसको ढूंढने की बार बार कोशिश करते हैं। उस कोशिश की छटपटाहट से निकली हुई उनकी कविता हमारे सामने आती है। शुरुआती दौर में हम ये भी देखते हैं कि जो इस तरह के शब्द हैं, हाहा हूती, बिरवा, शांति का बिरवा, कवि धर्म, इस तरह के जो कुछ शब्द हैं, मुझे लगता है कि रघुवीर साहब, और ये संग्रह अज्ञे जी के सौजन्य से या उनकी भूमिका से ही ये निकला है, तो कहीं न कहीं अज्ञे का जो काव्य संस्कार है, काव्य भाषा का, शुरुआती दौर में उसका थोड़ा सा असर रघुवीर साहब पर है। बाद में कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शुरुआती दौर में है। क्यों है? क्योंकि खुद इसमें अज्ञे खुद कह रहे हैं, इस संग्रह की भूमिका में कह रहे हैं, एक छोटा सा अंश देखिए। अपने छायावादी समवयस्कों के बीच बच्चन की भाषा जैसे एक अलग आस्वाद रखती थी और शिखरों की ओर ना ताककर शहर के चौक की ओर उन्मुख थी, उसी प्रकार अपने विभिन्न मतवादी समवयस्कों के बीच अलग अलग विचारधारा के कवि हैं इनके साथ के, विभिन्न मतवादी समवयस्कों के बीच रघुवीर साहब भी चट्टानों पर चढ़ नाटकीय मुद्रा में बैठने का मोह छोड़ साधारण घरों की सीढ़ियों पर धूप में बैठकर प्रसन्न है। यहीं से कविता, ये संग्रह का शीर्षक आया है। यह स्वस्थ भाव उनकी कविताओं को एक स्निग्ध मर्मस्पर्शिता दे देता है। जाड़ों के घाम की तरह उसमें तात्क्षणिक गरमाई भी है और एक उदार खुलापन भी, जिसमें और हम जिनको दे दिया जाते हैं। तो एक मुझे लगता है कि उनके यहाँ जीवन का आग्रह, और उसी दौर की एक कविता है, एक छोटी सी कविता, उसका दो तीन पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। शक्ति दो बल दो हे पिता, शक्ति दो बल दो हे पिता, जब दुख के भार से मन थकने आय शब्द लिखा है इन्होंने। आय जिसका अर्थ हम लोग इनकम भी समझ लेते हैं, वही आय यहाँ पे है, लेकिन देखिए हिंदी में किस तरह से सृजनात्मक करके उसको प्रयोग किया गया है। आय नहीं कहा है, आय कहा है। जब दुख के भार से मन थकने आए, पैरों में कुली किसी लपकती चाल छटपटाए, इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बक्स बिस्तर घर तक पहुंचा आए, कोट की पीठ मैली ना हो, ऐसी दो व्यथा शक्ति दो। ये अपने पिता, उनके पिता का निधन हो गया था, और एक बहुत अच्छी किताब है संस्मरण की, जो मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है, रघुवीर साहब रचनाओं के बहाने एक स्मरण। इसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि कैसे रघुवीर साहब की कविताओं में पारिवारिकता एक बड़ी अनिवार्य जीवन दृष्टि की तरह आया हुआ है। पारिवारिकता, पारिवारिक बोध, पारिवारिक मूल्य। और वो कहते हैं कि वो अपने पिता को इस कविता में उन्होंने याद किया। मुझे यहाँ पे ओरहान पामुक का एक कथन याद आता है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक छोटा संस्मरण लिखा अपने फादर के बारे में, और कहा है कि अंतिम लाइन उसकी ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु तब शुरू हो जाती है धीरे धीरे जब उसके पिता की मृत्यु होती है। मुझे लगता है कि ओरहान पामुक के इस कथन के आलोक में अगर हम इस कविता को देखें तो परिवार, जीवन और खुद कवि का एक व्यक्तित्व, तो मुझे गहरी पारिवारिक निष्ठा के भी कवि लगते हैं शुरुआती दौर में रघुवीर साहब। और हम लोग इसका एक अध्ययन कर सकते हैं, ये पारिवारिकता की दृष्टि धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ती गई निष्ठा से। जी अरविंद जी, हाँ आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका तो थोड़ा निकट संबंध रहा। नहीं, मैं रघुवीर जी के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ जो अभी याद आ रहा है कि देखिए राजनीतिक कवि तो हिंदी में मुख्य रूप से मुक्तिबोध को और नागार्जुन को माना जाता है, लेकिन आप देखिए कि रघुवीर साहब जो है मूलतः, जैसा कि अभी बोस ने भी कहा कि वो पारिवारिक जीवन के भी कवि हैं, घरेलू जीवन के भी कवि हैं। स्त्री और बच्चे और लड़कियां, साधारण लोग जिसकी चर्चा हमने किया था। लेकिन आप ये देखिए कि उनका जो राजनीतिक बोध है ये बहुत मार्के की चीज है, और ये राजनीतिक बोध ही उन्हें जो है मेरी दृष्टि में अपने दौर के वह सबसे प्रखर और जीवंत, नागार्जुन भी कई मामलों में उसने गहरे नहीं दिखाई देते हैं जितने की रघुवीर साहब। रघुवीर साहब ने आप देखिए पूंजीवाद का, अधिनायकवाद का, तानाशाही का कितना
प्रबल विरोध अपनी कविताओं में किया है। एक कविता में आपके सामने, ये उनकी कविता का, उनके कवि व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पक्ष है। एक कविता है समझौता, बहुत पहले की लिखी हुई कविता जी है। जी और हाँ, आप देखिए हमारे समय की राजनीति पर और समाज पर ये कितना सटीक। एक भयानक चुप्पी छाई है समाज पर, शोर बहुत है पर सच्चाई से कतरा कर गुजर रहा है। एक भयानक एका बांधे है समाज को, कुछ न बदलने के समझौते का है एका। एक भयानक बेफिक्री है पाठक अत्याचारों के किस्से पढ़ते अखबारों में, मगर आक्रमण के शिकार को पत्र नहीं लिखते हैं संपादक के द्वारा। सभी संगठित दल विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लिए जुट लेते हैं। एक भयानक समझौता है राजनीति में, हर नेता को एक नया चेहरा देना है। आप देखिए कि ये कविता जो है 60 के दशक में लिखी गई है, और रघुवीर सहाय को हम आज जो है 21वीं सदी में इस कविता को याद कर रहे हैं। हमारे समय की राजनीति पर यह कितना गहरा और तीखा व्यंग है, और हमारे समय की राजनीति को किस तरह विश्लेषित करती है। आप देखिए कि इस समय कितनी भयावह, किस त्रिपाठी तरह जी, एक अघोषित इमरजेंसी की आहट दिखाई दे रही है, चुप्पियां। और जी ये जी रघुवीर सहाय उस दौर में उस तानाशाही को, मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ जी कि जब रघुवीर सहाय ऐसी कविताएं लिखते हैं या आम जन की कविताएं जिनकी चर्चाएं हम कर रहे हैं, एक खास किस्म की करुणा पैदा करती है उनकी कविता। एक कविता में ढूंढ जी रही जी थी, लोग भूल गए हैं संकलन में, जी दया जी शंकर शीर्षक से एक कविता है, वो मुझे अभी मिली नहीं, शायद पंकज जी के पास होगी। उसमें एक स्त्री के मन में ये इच्छा जागती है कि वो पुए खाने का उसका मन है, उसका या उसके पति का, मतलब कुछ ठीक से जी मुझे जी याद नहीं है। तो जब बच्चे, मतलब थोड़ा ही है उनके पास, तो जब बच्चे सो जाते हैं तो उसके बाद वो उठ के पुए पकाती है और संतुष्ट होते हैं, मतलब जो भी। तो एक एक कितनी साधारण साधारण आकांक्षाएं, जी 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 और उसको इस साधारण ढंग से कविता में रख देना और पूरे अनुभव को असाधारण बना देना, ये उनकी विशिष्टता मतलब मुझे लगती है। पंकज जी, जी, आपको बिल्कुल मिली है आपने क्या? ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये जो है, ये हमारे मन में एक जो मध्य वर्ग है या निम्न मध्य वर्ग है, जिसकी जी बात आप कर रहे थे कि शहरों का जो निम्न मध्य वर्ग है, जो हमारे आसपास है, लेकिन उनकी जिंदगियों के ऐसे अभाव को अक्सर हमारी नजर से छूट जाते हैं और हम नहीं देख पाते हैं। तो रघुवीर सहाय की निगाह में एक खास किस्म की ऑब्जेक्टिविटी, एक तटस्थता, बिल्कुल। एक पर्यवेक्षक की भांति वो इन बारीकियों को देख पाए, ऐसी योग्यता है। तो पंकज जी, मिली है क्या वो कविता? पढ़ जी मिल सकते गई। हैं क्या मैं तो आप? उसको पढ़ूं, उसका जी कोई जी, अंश पढ़ दूं? अगर आप वो कविता पढ़ सकें तो एक नहीं, जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। ये इनका तीसरा संग्रह है, बल्कि जी चौथा संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध तीसरा संग्रह है, लोग भूल गए, उसमें ये कविता है। दया शंकर। इस बड़े शहर में कई नागरिक रहते हैं, उनमें से एक दया शंकर कहलाता है। वह नकल नवीसी करके एक कचहरी में तनख्वाह 110 रुपये घर लाता है। उसका घर एक कोठरी एक बरामदा है, उसमें बीवी और 5 बच्चे रहते हैं। वह भी रहता है, रहता क्या है, कोने में बैठा अक्सर बेमतलब सर खुजलाता है। बच्चों को दोनों वक्त दाल रोटी देकर सर झुका दया शंकर की बीवी कहती है, तुम भी खा लो, थाली को वहीं फर्श पर रख। वह बड़े नेम से हर लुकमा चबलाता है। बच्चे छोटे हैं, इतने छोटे मगर नहीं, किससे मिलकर रहना चाहिए, डरकर किससे, वे खूब समझते हैं।
कब क्या कहना चाहिए। हाँ, बच्चा है तो वह है जो तुतलाता है। उस रोज रात को बिस्तर पर कुछ शर्माकर मुंशी की बीवी ने मुंशी से कहा, सुनो, मेरा मन पुआ खाने को जब करता है तब मुझको यह होना मुश्किल दिखलाता है। यह बात दयाशंकर ने दुख के साथ सुनी। वह 7 जनों के लिए कहाँ पुआ लाते। वह चुप होकर के लेट रहे इसलिए कि वह माने बैठे थे पुआ पति घर लाता है। तब जरा देर कर इंतजार बीबी बोली, उठ परो, अभी हम लोग पका खाएं पुआ। बच्चे सोते हैं मीठी नींद झगड़ करके, बस जो तुतला है कभी कभी अकुलाता है। वह उठी, अरे वह कितनी सुंदर लगती थी, दुबली कोई आवाज न होने दी उसने। ऐसे चुपचाप पकाए उसने 4 पुए, जैसे पुआ ही मधुर मिलन कहलाता है। दोनों अपने अपने हिस्से के पुए ले जैसे थे जहां वहां पर बैठे खाते हैं। इतने में सब बच्चे एकदम से जगते हैं, उठ पड़ते हैं, मुस्काते हैं, सो जाते हैं। यह है बहुत दयाशंकर कविता। बहुत बहुत इस कविता की तरफ ध्यान दिलाया था हमारे एक और युवा साथी अच्युतानंद मिश्र जी ने अपने एक लेख में, पहल में। और जी। तब जब मैंने इस कविता को दोबारा पढ़ा तो वाकई ऐसा लगता है कि पूरे अनुभव की प्रकृति को एक अभाव जो है वो कैसे बदल देता है। तो प्रेम और मधुर मिलन और पुए की जो आकांक्षा है उसको उससे कैसे जोड़ करके रघुवीर साहब ये संकल्पना बदलते हैं। ये आप अगर मतलब बैठकर सोचें और तटस्थ होकर सोचें तो लगता है कि वाकई जीवन में कैसे आप इन छोटे छोटे अभावों से गुजरते हुए कैसे इस तकलीफ, मतलब ये तकलीफ है या सुख है या दुख है या एक ऐसी अवस्था है जहां गरीबी ने उस इंसान को लापटका है कि जो हमारी परिभाषाएं हैं भावों और अनुभावों की, वो सब मान लो पूरी तरह बदल जाती हैं। बिल्कुल हमारे पास 10 मिनट का वक्त बचा है और मैं जानती हूँ कि और लोग टिप्पणी करना चाहेंगे, लेकिन बिल्कुल संक्षेप में त्रिपाठी जी आपसे फिर भी अनुरोध करूंगी कि ये जो छंदात्मकता है रघुवीर साहब की कविता में, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें। किस पर छंद छंद है उनके यहाँ, छंदात्मकता। हाँ जी 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 जी। देखिए मैडम, ऐसा है, एक बहुत जरूरी बात जो आप मैं कहना चाहता था वही। रघुवीर साहब ने एक लेख लिखा है, शायद लिखने का कारण जो जिस पुस्तक की आपने चर्चा की उसी में है, यथार्थ यथा स्थिति नहीं। आप देखिए कि हुआ ये है कि रघुवीर साहब की जो कविता की दुनिया है उसमें यथार्थ वही नहीं है जो दिखाई दे रहा। बिहाइंड द बुश जो यथार्थ छिपा हुआ है उसको रघुवीर साहब, जो आपने कहा कि वो दुख और करुणा, ये 2 ऐसे तत्व हैं जो उनकी कविता को भास्वर करते हैं। और उसमें स्त्री है, बच्चे हैं। अभी दयाशंकर का जो इन्होंने जो कविता पढ़ी है और जो एक पुआ बनाने की एक खुशी और घरेलू जीवन में एक स्त्री का जो रूप है, किस तरह वह कविता में भास्वर होता है। तो आप देखिए कि रघुवीर साहब मूलतः दुख बोध के कवि हैं। जो कवि दुख बोध जिसके कविता का जन्म ही दुख से होता है। तो दुख बोध और करुणा दोनों को मिला करके वो ऐसा रसायन पैदा करते हैं और यथार्थ जो दिख नहीं रहा है उसके बीच से वह एक ऐसा यथार्थ प्रस्तुत करते हैं। जैसे उनकी बहुत सारी कविताओं को अगर आप देखें तो उसमें आपातकाल की आहटें हैं, इसीलिए वो बार बार हैमर करते हैं कि लोकतंत्र को बचाओ। अच्छा, आप देखिए इसके पीछे जो है मुझे लगता है कि लोहिया जी से वो बहुत प्रभावित थे। लोहिया से देखिए सर्वेश्वर भी प्रभावित हैं और श्रीकांत जी भी प्रभावित हैं और विजय देव नारायण शाही भी प्रभावित हैं और परिमल के अधिकांश ग्रुप उस दौर में इलाहाबाद में लोहिया से प्रभावित है। लेकिन रघुवीर साहब वाकई
उनकी कविताओं पर इस तरह से अध्ययन नहीं हुआ है, होना चाहिए कि किस तरह उनकी कविता। मैंने तो एक जगह कहीं लिखा है कि वो नई कविता के दौर में लोहियावाद के पहले प्रामाणिक प्रणेता कवि हैं। लोहियावाद को सप्त क्रांतियों की जो अवधारणा है, किस तरह से वो अपनी कविता में, उसमें स्त्री के भी प्रश्न है, सप्त क्रांति में स्त्री के भी प्रश्न है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि रघुवीर सहाय जी ने यथार्थ को जो है एक नए रूप में, और जो दिखाई दे रहा है वही नहीं दिखाया। अगर वही दिखाया तो वो तो अखबारीपन से मतलब आक्रांत हो जाएगा। रघुवीर सहाय की यही खासियत है। बाद में आप देखिए खतरा जो मैं बता रहा हूँ कि रघुवीर सहाय की परंपरा में जो आगे जो कविता लिखी जा रही है, उसमें एक खतरा ये है कि लोग जो है, ये नहीं जो जिसकी ओर आपने इशारा किया, गद्य की भी एक लय होती है। वाक्य संरचना में गद्य की लय से वो रघुवीर सहाय किस तरह कविता पैदा करते हैं, और किस तरह उसी लेंथ और लाइन किस तरह से जो है आगे चलकर विष्णु खरे पैदा करते हैं। बाद के कवि आप देखिए, मंगलेश में भी वो चीज है, दुख और करुणा को मंगलेश ने भी जो है अपनी कविता में पकड़ने की बड़ी सार्थक कोशिश की है। कहीं कहीं आपको असद जैदी में भी वो चीज मिलेगी, लेकिन बाद में जो कविता आई है और एकदम सतही यथार्थ, सतह पर जो दिखने वाला यथार्थ है, वो यथार्थ नहीं है। और वही जो है रघुवीर सहाय की परंपरा को आगे ले जाने वाले बहुत सारे नए कवि जो है फेल हो जा रहे हैं। ये एक खतरा है कि रघुवीर सहाय जी से ये सीखिए कि गद्य के भीतर लय को कैसे पकड़ा जाए और कैसे वाक्यों की कविता लिखी जाए, वाक्यों से कविता लिखी जाए। ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है, और रघुवीर सहाय से ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि उनका भाई दो ही कवि को तो माना गया कि एक रघुवीर सहाय की परंपरा और केदारनाथ सिंह की। वैसे बोस जी केदारनाथ सिंह की परंपरा धीरे धीरे अब हाशिए पर है, रघुवीर सहाय की अभी भी प्रियता हासिल है। जी धन्यवाद त्रिपाठी जी। अब हमारा समय लगभग पूरा हो गया है। दिव्या जी बताएंगी। मुझे याद है कि मेरी एक मुलाकात रघुवीर सहाय जी से हुई थी जब मैं छात्रा थी कॉलेज की, और एक हमारे यहाँ कवि गोष्ठी हुई थी, और तब रघुवीर सहाय उस कवि गोष्ठी में अध्यक्ष बनकर आए थे। मतलब उन्होंने, और वो मेरा वो फैन मोमेंट जिसे कहते हैं, वो ऐसा था जब हम सब विद्यार्थी बिल्कुल करीने से लाइन में खड़े होकर और पीछे पीछे होकर दूर से उन्हें देख रहे थे कि ये जिनकी किताब हमें पुरस्कार के रूप में मिली है, ये वो कवि के हम रूबरू हैं। तो एक बहुत, और हमारे कॉलेज की एक बड़ी अच्छी परंपरा थी कि विद्यार्थी को इन बड़े कवियों के साथ कविता पढ़ने का मौका मिलता था। तो हमारी क्लास की एक छात्रा थी जो वहां थी, तो जिस भाव से उन्होंने विद्यार्थियों को सुना, बहुत बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बातों का जवाब वो दे रहे थे, बस मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी जो उपस्थिति थी उसका ही इतना प्रभा मंडल सा हमारे ऊपर था, जो आज भी मेरी यादों में बिल्कुल ताजा है। मतलब ये बात 87-88 की है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी भी मैं उन्हें अपने पास महसूस कर पा रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। यदि आप में से किसी के कोई प्रश्न या टिप्पणियां हो तो सादर आमंत्रित हैं। दिव्या जी आप म्यूट पर हैं। मैं कह रही थी आप प्रश्न तो मुझे दिख नहीं रहे, तो आप एक आध कविता सुना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। या कोई और कोई टिप्पणी देना चाहता है? मनोज जी, नारायण जी है, मनोज जी है, और अनूप जी है। हाथ खड़ा करें। ऐसा है रेखा जी और मैडम माथुर जी, मैं एक कविता रघुवीर सहाय की, क्योंकि आप जानती हैं इस समय देश में बेरोजगारी छाई हुई है जी। और ये कविता 72 में लिखी है रघुवीर सहाय ने, जिसका शीर्षक है दीक्षांत समारोह। वो मैं आप लोगों के सामने
और अपने श्रोताओं के सामने और दर्शकों के सामने भी रखना चाहता हूँ। जी, बड़ी हाँ, छोटी सी त्रिपाठी कविता जी ये है। कविता पढ़े, फिर मैंने भी एक छोटी सी कविता निकाली है जरूर जो जरूर। और चूंकि रेखा जी आप बच्चों से रूबरू हैं और दीक्षांत समारोह हर साल होते हैं विश्वविद्यालय में, मैं भी जी देख जी रहा हूँ। ये दीक्षांत समारोह शीर्षक कविता है, छोटी सी है। दीक्षांत समारोह में कौन सा गाउन हो, इस पर एक विराट सांस्कृतिक बहस चल रही थी। अंततः एक भारतीय गाउन बना। सब लड़कों ने जो धोती कुर्ता पहनकर नहीं आ सकते थे बनवाया। वह कुर्ता पैंट था। वह कुर्ता पैंट था। एक दीक्षांत भाषण देने आया। उसने वेद वाक्य पढ़ने शुरू किए। एक दीक्षांत भाषण देने आया। उसने वेद वाक्य पढ़ने शुरू किए। लड़कों ने कहा, स्नातक की डिग्री नहीं, काम दो। आप देखिए कि हमारे यहाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, हम लोग किस तरह से डिग्रियां बांटते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज, हमको कई बार लगता है कि मैं एक फैक्ट्री से निकल रहा हूँ और जहाँ डिग्री बांटने का ये कारखाना है। और ये जनवरी 1972 में रघुवीर सहाय ने ये दीक्षांत समारोह पर कविता लिखी है। मेरा ख्याल है कि हमारे समय पर वही कवि बड़ा होता है जो अपने समय में आगे के समय को देखता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लाखों बेरोजगार युवकों ने ट्रेन की पटरियों पर धरना दे करके और नौकरी की मांग की है सरकार से। तो ये कविता मुझे बड़ी सटीक लगी आज रघुवीर जी को याद करते हुए। जी, मैं एक छोटी सी कविता अंत में पढ़ूंगी, औरत की जिंदगी। जी जी। और फिर पंकज जी आप भी एक छोटी सी कविता तैयार रखिए, तो इसके साथ ही हम ये कार्यक्रम पूरा जी करेंगे। कई कोठरियां थी कतार में, उनमें किसी में एक औरत ले जाई गई। थोड़ी देर बाद उसका रोना सुनाई दिया। कई कोठरियां थी कतार में, उनमें किसी में एक औरत ले जाई गई। थोड़ी देर बाद उसका रोना सुनाई दिया। उसी रोने से हमें जाननी थी एक पूरी कथा, उसके बचपन से जवानी तक की कथा। वाह, बहुत कम कहकर बहुत 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 अच्छी, बहुत। अब पंकज जी मैं एक कविता आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह से बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा। जो कविता मैंने पढ़ी वो हंसो हंसो जल्दी हंसो संग्रह में है। अपने आप और बेकार। अपने आप और बेकार, यही मेरे लोग हैं, यही मेरा देश है। इसी में रहता हूँ, इन्हीं से कहता हूँ, अपने आप और बेकार। लोग 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 लोग, चारों तरफ है मार तमाम लोग। खुश और असहाय उनके बीच में सहता हूँ, उनका दुख अपने आप और बेकार। देश की व्यवस्था का विराट वैभव व्याप्त है चारों ओर, एक कोने में दुबक ही तो सकता हूँ। सब लोग जो कुछ रचाते हैं उसमें, केवल अपना मत नहीं दे ही तो सकता हूँ। वह मैं करता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, अपने आप और बेकार। बहुत 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 अच्छी। मनोज तिवारी जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता था कि शायद रघुवीर सहाय की कविता में कहा जाता है कि उन्होंने कविता में खबरें लिखी हैं। तो क्या मैं अरविंद त्रिपाठी जी सर से जानना चाहता हूं कि क्या भाई देखिए तिवारी जी, आपको पता ही होगा कि वह जितने बड़े कवि थे रघुवीर सहाय, उतने ही बड़े पत्रकार भी जी। और आज दुर्भाग्य से हम लोग, समय की सीमा है, नहीं तो उनकी पत्रकारिता पर भी मैं चाहूंगा कि आगे जो है एक पूरा सेशन हम लोग पत्रकारिता पर भी बात कर सकते हैं। उनकी कहानियां भी बड़ी पत्रकार। जी सर, उनकी कहानियां भी बेजोड़ हुआ करती थी।
जी और कहानियां उन्होंने जो लिखी गद्य है, भाग जो है वह भी लुभावना है, और शमशेर के गद्य की तरह ही उनका गद्य का जो पक्ष है वो बहुत प्रबल है। जैसे शमशेर का एक अनूठा गद्य है, उसी तरह से रघुवीर सहाय का गद्य भी अनूठा है। तो बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, पंकज नहीं जी को। ये खबर से, लेकिन आप देखिए उनकी कविता जो है वो मतलब अखबार की खबर नहीं है, कैसे खबर को कविता वो बनाते हैं। जी अब जैसे जी दीक्षांत समारोह मैंने पढ़ी, एक दीक्षांत समारोह की एक खबर है, लेकिन कैसे इसको बड़े प्रश्न, खबर के बीच में जो असाधारण घटना है उसको कैसे वो फ्लैश करते हैं। जैसे एक न्यूज रीडर किस तरह से फ्लैश करता है ना, उसी तरह रघुवीर सहाय अपनी कविता में इन चीजों को फ्लैश करते हैं और बड़े असा प्रश्न छोड़ करके चले जी जाते असाधारण साधारण हैं। को असाधारण बनाने की क्षमता जो उनमें थी वो अद्भुत थी। जी 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 जी, इसीलिए यही साहित्य का काम यही है कि जो साधारण दिख रहा है उसको उसके भीतर जो असाधारण तत्व छिपा हुआ है वो निकाला जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। ये रघुवीर सहाय जी की बहुत बड़ी देन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे सर, आपने, अरविंद जी ने, पंकज जी ने और रेखा मैम ने, तीनों ने मिलके जो रघुवीर सहाय पर वो की जो बारीकियों पे जो आप लोगों ने टिप्पणी की, वो सचमुच में उल्लेखनीय थी। इसके लिए मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ज्ञानवर्धन हुआ। मैं कुछ कहना चाहूंगी दिव्या जी, अगर संभव है। हाँ प्लीज, जरूर। मीरा जी आ गई। अरे वाह मीरा स्वागत जी, है। आपका इंतजार हो रहा था। बहुत बहुत माफ क्षमा चाहती हूँ, और अभी भी जो है कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ क्योंकि सड़क पर हूँ, और मुझसे बिना बोले रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि और मैं जानती हूँ क्योंकि इस समय हेमा भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनकी पुत्री। तो और क्योंकि वातायन के लिए ये क्योंकि मैं वातायन की हूँ, तो हम सबके लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन है जब रघुवीर जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं 70 के अंतिम में और 80 के शुरुआत के समय में मुझे दिनमान के परिवार से जुड़ने का मौका मिला। मेरे पति दिनमान के सबसे छोटे सदस्य थे, उनके एडिटोरियल बोर्ड में थे और वहीं से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। तो दिनमान जिन दिनों नरेश कौशिक दिनमान में काम कर रहे थे, उन्हीं दिनों मैं उनसे मिली, और मेरा विवाह भी उस दिनमान के एडिटोरियल बोर्ड की सामने ही हुआ था। तो जितने बड़े बड़े लेखक और कवि जो हैं, वो सब उन सब के परिवार में से जुड़ने का और उसमें शामिल होने का जो मौका मुझे मिला, और उसके तुरंत बाद नरेश बीबीसी में काम करने आ गए और मैं यहाँ आ गई इस देश में। तो रघुवीर जी हम परिवार के मुखिया थे उस जिसमें मैं शामिल हुई थी, और उन्हें जानने का मौका मुझे, क्योंकि बहुत ही कम उम्र के थे हम लोग सब, 23-24 साल के थे, तो इतना लंबा मौका तो नहीं मिला। लेकिन वो मेरे पिता के मित्र भी थे, तो उससे पहले भी उनका जो पत्रकार रूप जो था वो जगह जगह टेलीविजन पर, रेडियो पर, गोष्ठियों में, हर जगह देखने और सुनने का मौका मिला। तो आज मैं सड़क पर आपकी बात सुनती हुई, वातायन तो एक साहित्यिक संस्था है, तो हम लोग उनकी कविता पर ही चर्चा कर रहे हैं आज, लेकिन बहुत बहुत मन प्रसन्न है, और बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी की आप जो है इस तरह की कवियों को, इतने बड़े बड़े नामों को लाती हूँ। और जी, आपने इतनी अच्छी बात कही। हेमा सहाय और जो हेमा सिंह बाद में हो गई, जी जी, और मंजरी जोशी, दोनों उनकी बेटियां, और स्वयं रघुवीर सहाय जी जी अपनी एक संस्था थी उनकी, उसका शीर्षक ही था लिखावट। जी, तो मुझे याद है कि जब मेरी पहली भेंट हुई तो उनका एक इंटरव्यू लेने गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको इंटरव्यू तो दे दूंगा, और बड़ी देर तक बातें होती रही। तो उन्होंने कहा लेकिन आप जो है हमारे इस कार्यक्रम में जरूर आएंगे, और फिर हेमा से परिचय भी कराया। हेमा बहुत अच्छा पाठ करती थी। स्वयं रघुवीर सहाय जी ने श्रीकांत जी की जो है स्टालिन पर्दे में रहता है कविता का इतना प्रभावशाली पाठ किया
कि मैं थोड़ा बहुत जो है उनसे सीखने की कोशिश किया कि कविता को कैसे पढ़ा जाए, खास तौर से फ्री वर्स की कविता को कैसे पढ़ाया जाए, शब्दों पर कहाँ बल हो, कहाँ बलाघात हो। हेमा सिंह भी अब वो चीजें जो है हिंदी में छूट गया। मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें जो है चाहते थे, रघुवीर सहाय जी का सपना था कि जो आज की कविता लिखी जा रही है वो श्रोताओं तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि गांव और कस्बे में भी इस तरह के कार्यक्रम हो और अच्छे कवियों को पढ़ करके सुनाने की एक परंपरा विकसित की जाए। तो गोरखपुर में भी मैंने ये काम किया और बहुत सारे कवियों कविताओं को पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन इसको व्यापक रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि रघुवीर सहाय जी का यह सपना था। हेमा सुन रही हैं इस वक्त YouTube पर, और आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। जरूर ही आपका साथ देंगे इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका। धन्यवाद मीरा जी, मैंने आपकी वो सुंदर तस्वीर भी देखी थी दिव्या जी की मार्फत। तो मेरा मन था कि आप जुड़ पाती थोड़ी देर को। धन्यवाद कि आप आ गए। क्या मैं आशीष जी को सौंप सकती हूँ मंच? जी 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 धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। दिनकर जी की एक पंक्ति है, कभी मैंने कहीं पढ़ी थी, कि उन्होंने लिखा कि साहित्य अपनी सीमाओं के परे तब होगा जब नई पीढ़ी उसे समझेगी, साहित्य पुनः नया होगा। वाह। वातायन का आज का कार्यक्रम इस संदर्भ को उल्लेखित करता है। आज हमने अपने एक पुरोधा की स्मृतियों को याद किया, उनके साहित्य को टटोला, उसे समझा और शायद पहना भी। अतः आज का कार्यक्रम स्वतः महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्यक्रम में तीनों वक्ता और डॉक्टर रेखा सेठी जी का सुगम संचालन, प्रोफेसर अरविंद त्रिपाठी जी और पंकज कुमार जी का संवाद, आपने केवल आपस में बातचीत ही नहीं की बल्कि एक सुंदर संवाद कैसे स्थापित हो सकता है सत्यापित किया। आपने उनकी लेखनी के हर पक्ष को समझते हुए समझाने का प्रयत्न किया। आपने बताया कि कैसे उनकी कविताएं आज के लेखकों को, कवियों को, उनको भी मार्गदर्शित करती हैं और कैसे लिखना है समझाती हैं। उनकी काव्य शैली का इतनी गहराई से विवरण हुआ, जैसे उनके भाषा शैली में समाज का चित्रण, उनकी मध्यवर्गीय जीवन पर भी उनकी जो व्यथा है, भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने बात करी है, व्यंग्यात्मक क्षमता उनकी कविताओं में कैसी है, इन सभी पक्षों पर हमने इस संवाद में उनको समझा। अतः ये एक पूर्ण संवाद बना। स्मृति शेष साहित्यकार रघुवीर जी के साहित्य को नई जीवंतता मिली। हम उन्हें पुनः नमन करते हैं। आप तीनों का आभार। बहुत बहुत आभार। वातायन आभार व्यक्त करता है हमारे दर्शकों का, गुणी श्रोताओं का, आज कार्यक्रम में उपस्थित जूम या यूट्यूब किसी भी माध्यम से जुड़े वातायन के साथियों का, विशेष रूप से अमेरिका से जुड़े, मैं कुछ नाम अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि विशेष रूप से अमेरिका से जुड़े हैं हमारे अनूप भार्गव जी, जापान से श्री तोमियो जी, श्री नारायण कुमार जी, डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र जी, के श्रीवास्तव जी, महादेव कोलूर जी, विवेक मणि त्रिपाठी, गीतू गर्ग जी, सरिता पांडे जी, जय वर्मा जी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद प्यारी दिव्या जी के स्नेह भरे संयोजन का, अध्यक्ष मीरा जी के मार्गदर्शन का, परम पद्मेश जी के संरक्षण का और पूरे वातायन टीम का, पूरी वातायन टोली का धन्यवाद। समापन से पहले एक उद्घोषणा कि अगले सप्ताह की संगोष्ठी में आप सभी पुनः आमंत्रित हैं और बहुत ही रोचक कार्यक्रम होने वाला है, जो एक लोकप्रिय शायर मिर्जा गालिब को याद करेंगे, उन्हें समझेंगे अनुपम सक्सेना जी के साथ। तो इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को हम यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।